हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, है ना। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट, और दूसरा हमने देखा था डायनामिक्स। डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। इसके बाद फिर हमने कुछ पैरामीटर्स रिलेटेड टू मोशन हमने क्या किए थे उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसमें से कि हमारा दो पैरामीटर, एक हमारा टाइम और दूसरा पोजीशन, है ना, ये दोनों हो गया था। थर्ड जो टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं उस टर्म का नाम है रेफरेंस फ्रेम। क्या नाम है? रेफरेंस फ्रेम। देखिए क्या होता है रेफरेंस फ्रेम। अगर हम इस चीज को समझे तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक टेबल है, ठीक है, जिसपे कि एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रेस्ट में है, इज इट एट एब्सोल्यूट रेस्ट, इज इट एट एब्सोल्यूट रेस्ट। देखिए दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ये जो ब्लॉक है जो इस टेबल पे रखा हुआ है वो रेस्ट के कंडीशन में है ना, तो कहां से रेस्ट किया, आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये रेस्ट में है तो किसके रिस्पेक्ट में, तो टेबल के रिस्पेक्ट में या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना। लेकिन सोचो कि कोई अगर इसको मून से देखे, कोई इसको मून से देखे तो सोचो कि क्या ये आपको रेस्ट में दिखेगा। आप अगर मून पे चले जाओ, वहां से टेलीस्कोप लगा करके, ठीक है, और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या आपको ये रेस्ट पे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा, अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा, रोटेट कर रहा, एज वेल एज वो सन के सराउंड में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इज इट राइट? तो चूंकि अर्थ का पोजीशन फिक्स नहीं है, अर्थ का पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर अर्थ का पोजीशन फिक्स नहीं है, अभी मैं हूं, मेरा पोजीशन फिक्स नहीं है, तो मेरे साथ जो ये चौक है जो मेरे हाथ पे रखा हुआ, क्या इसका पोजीशन फिक्स हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, समझिएगा बात को, गेटिंग माय पॉइंट। तो टेबल के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, मैं बोलूंगा कि एट रेस्ट का कंडीशन है, और विथ रिस्पेक्ट टू मून अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा कि ये मोशन का कंडीशन है। गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब कि कोई भी चीज दुनिया में अगर मुझे ये बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के कंडीशन में है या मोशन के कंडीशन में, क्या सुनना ना, कोई भी चीज का कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के कंडीशन में है या मोशन के कंडीशन में है, ये बताने के लिए ये बात मेंशन करना जरूरी है कि हम या ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व कर रहा है। उस प्लेटफॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। इट इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द मोशन। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या होता है रेफरेंस फ्रेम, हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पे अ प्लेटफॉर्म from where observer
observes the motion getting my point। क्या होता है रेफरेंस फ्रेम? देखो ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये ब्लॉक रेस्ट में है क्या, है ना, तो आप आंसर दोगे हाँ रेस्ट में है, लेकिन जब हम उसे टेबल से देखेंगे या अर्थ से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, रेस्ट के कंडीशन में। मतलब कि रेस्ट का कंडीशन डिफाइन विदाउट अर्थ नहीं हो सकता। सिमिलरली मैं बोलूंगा कि मून के रिस्पेक्ट में ये क्या है, मोशन में है, तो जो इसका मोशन है उसे क्लेरिफाई करने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने के लिए ये जरूरी है कि आप ये मेंशन करो कि आपने इसका मोशन कहां से ऑब्जर्व किया, मून से ऑब्जर्व किया, है ना। तो क्या होता है रेफरेंस फ्रेम, एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जहां से कि ऑब्जर्वर क्या होता है, मोशन को ऑब्जर्व करता है। अब अगर हम बात करें रेफरेंस फ्रेम में क्या क्या होता है, क्या रेफरेंस फ्रेम को कैसे बनाया जाता है, तो रेफरेंस फ्रेम में दो चीजें होती हैं। अगर मुझे कोई रेफरेंस फ्रेम बनाना है ना, तो हमारे पास दो चीजें होती है। पहला हो जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें कि जनरली इन बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ये वाला एक्स वाई जेड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझना, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बहुत तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, या रेफरेंस फ्रेम मुझे बनाना है, उसके दो कंपोनेंट है, एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, ऑब्जर्वर। ये दो चीज को मिला करके क्या बनता है, रेफरेंस फ्रेम बनता है, ठीक है ना। रेफरेंस फ्रेम में क्या क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ऑब्जर्वर होता है। समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। मान लो कि मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, ए, ओके, मुझे क्या करना है, इस बॉडी को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या चाहिए, एक ऑब्जर्वर चाहिए, समझिए बात को, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जर्वर बनाया, ठीक है, ये अपना ऑब्जर्वर, ओके। अब अगर मैं इस ऑब्जर्वर से पूछूं, समझना, अगर मैं इस ऑब्जर्वर से पूछूं कि भाई ये पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करो, ठीक है ना, या इसका पोजीशन बताओ, तो भाई पोजीशन बताने के लिए, समझना, पोजीशन बताने के लिए इसे क्या चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो, इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, ये कौन है, अपना ऑब्जर्वर, ठीक है। ये होता है x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं z, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों ही बोला जाता है। अब समझो, जैसे ही तुमने इसको, इस ऑब्जर्वर को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, अब ये एक रेफरेंस फ्रेम हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि जैसे ही आपने इसको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, अब ये ऑब्जर्वर इसके कोऑर्डिनेट इसको देगा, एक्स और वाई। बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के आप इसको कोऑर्डिनेट नहीं दे सकते ना, समझ रहे बात को। भाई ऑब्जर्वर है,
तो ऑब्जर्वर से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना का आप बोलोगे ना, 5 मीटर 10 मीटर, जो 5 मीटर 10 मीटर है, जब से कोऑर्डिनेट्स है। तो कोऑर्डिनेट देने के लिए आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। बात समझ आ रहा? तो हमने पहले इस पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको एक ऑब्जर्वर दिया, पहले क्या दिया, एक ऑब्जर्वर दिया। लेकिन अकेला ऑब्जर्वर इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, फिलहाल पोजीशन नहीं बता सकता, ये पोजीशन है ही नहीं अभी इसके पास। आपने क्या किया, इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया। जैसे ही आपने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, पॉइंट ए को एक कोऑर्डिनेट मिल गया एक्स और वाई। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर। लास्ट क्लास हुआ था, आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, और ए को कोऑर्डिनेट, ओरिजिन है ना ये, ओरिजिन को कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0 0, और ए को कोऑर्डिनेट क्या मिला, एक्स वाई। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे। ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां तक की चीजें लिखिए, ठीक है ना। फिर हम इसके आगे एक चीज और डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा और समझते हैं। ये तो लिख ही लिया होगा आपने, इसको मिटाता हूं, ठीक है। ओके, अब समझो, कोऑर्डिनेट दे दिया, पोजीशन वेक्टर दे दिया। अब अगर सोचो कि मुझे इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है, तो याद कीजिए कल आपको बताया था, ठीक है ना, कि पोजीशन बताने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। क्या क्या, एक ऑब्जर्वर और एक टाइम, दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती है ना। तो क्या करते हैं, मान लो कि अब मैं इसके मोशन को डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक क्लॉक अटैच कर दूंगा, ठीक है, जो क्या करेगा, इसके टाइम को मेजर करेगा, ठीक है ना। अब ये जो पूरा बना, ये बना एक रेफरेंस फ्रेम, ठीक है ना। अब इस रेफरेंस फ्रेम पे हम इसके मोशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा। अब जैसे मान लो इसका जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए does not changes with respect to time, ठीक है ना। अब ऐसा समझो कि ये जो पॉइंट ए है बच्चा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक है ना, ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। तो समझ में आ रहा। तो क्या ये, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट ए है और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो रेस्ट के कंडीशन में है? सोचिए, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा। भाई ये अगर यहां से मूव करेगा, है ना, ये अगर यहां से मूव करके लेट अस सपोज यहां आ गया, ठीक है, तो यहां आ जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। देखिए यहां से x1 y1, इज इट राइट। तो अगर सोचो कि किसी पॉइंट का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सिस्टम का, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए इज एट रेस्ट with respect to the reference frame इसका नाम दे दो O1,
इज इट राइट? ये होता है डिफाइन। तो मैं यहां पर डिफाइन कर सकता हूं रेस्ट। अगर मैं बोलूं कि रेस्ट डिफाइन करो, तो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो वो जो सराउंडिंग है ना, वो एक्चुअल में क्या है? रेफरेंस फ्रेम। 9th 10th में आपने ये स्टडी की होगी, आपने ये रट्टा मारा होगा कि रेस्ट क्या होता है? इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या पोजीशन वर्ड नहीं भी होगा तो बोलेगा इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट कंडीशन। थोड़ा हम उसको टेक्निकल वे में देख रहे हैं कि इफ अ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस देयर कोऑर्डिनेट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए अपना कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, तो उस रिफरेंस फ्रेम में, उस रिफरेंस फ्रेम से, गेटिंग माय पॉइंट, के अकॉर्डिंग वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा? रेस्ट के कंडीशन में। ठीक है, तो रेस्ट को हम बोल सकते हैं थोड़ा इफ क्विक, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये होता है डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। हमने क्या देखा? हमने देखा रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम के साथ क्या अटैच होता है? एक तो होता है कौन? कोऑर्डिनेट सिस्टम। साथ में कौन होता है? ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। वहां से हम जैसे ही उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं उसको क्या मिल जाता है? पोजीशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा, तो उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो जो पॉइंट है वो कैसा है? रेस्ट के कंडीशन। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। अब सोचो कि यही जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट था अपना, इसको मैं यहां लेता हूं, ये पॉइंट था ए, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, अब ऐसा सोचो कि यही बनाता हूं, सोचो, ऐसा सोचो कि ये ऑब्जेक्ट कुछ यहां से इस तरह से चला और यहां पहुंच गया। कैसा चला? यहां से इस तरह से चला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला। कैसा चला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं वापस से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देख बच्चा, ये कोऑर्डिनेट जो है इसको ले लेता हूं x1। ठीक है, तो यहां पे जो x कोऑर्डिनेट होगा ये होगा x2। लेकिन ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट ने y में कोऑर्डिनेट चेंज नहीं किया। y में कोऑर्डिनेट चेंज नहीं किया। y में इसका कोऑर्डिनेट अभी भी कितना है? y। बात समझ में आ रहा? तो मैं पूछूंगा कि भाई क्या इस ऑब्जेक्ट ने मोशन लिया? आप बोलोगे यस, ये दिख रहा, ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया है। ऑब्जर्वर से अगर मैं पूछूंगा कि क्या ये ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया, क्या ये रेस्ट में है, तो देखो क्या आंसर आएगा। ये क्या बोलेगा ऑब्जर्वर? ये बोलेगा कि भाई इसके जो कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं वो सिर्फ एक्स में चेंज हुए हैं, वाई में चेंज नहीं हुआ है। तो वाई डायरेक्शन में ये रेस्ट में है, लेकिन एक्स के डायरेक्शन में वो कैसा है? वो मोशन में। समझ आ रहा? वाई में क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ ना, तो जो वाई में उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, सोचो तो भाई वाई में यहां पे भी इसका कोऑर्डिनेट वाई है और यहां पे भी क्या है? वाई है ना। तो वाई में तो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ ना, तो अगर कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, है ना, तो वो रेस्ट में होगा, लेकिन एक्स में हो गया। इस तरह के मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। x1 y1 और ये चला कुछ और यहां तक आ गया x2 y1 a 8x। ठीक है ना। तो इफ
समझिएगा, ऑब्जेक्ट changes its position ब्रैकेट में ऑर्डिनेट्स in only one direction, in only one direction, ठीक है ना, then such type of motion is known as called one dimensional motion. समझा रहा? सिमिलरली सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट का ये ऐसा है, ठीक है ना, और इसको जो कोऑर्डिनेट हमने दिए वो दिए हमने x1 y1, ठीक है, और ये कुछ यहां से ऐसा चला गया, दिख रहा, ऐसा चला गया, ठीक है, ए से ए डैश पे। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं, ध्यान से देख, x1 y2, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, बाद में ए डैश पे चला गया। फिर से बोलूंगा, क्या उसने अपना पोजीशन x में चेंज किया क्या? नहीं, x में तो उसका पोजीशन x1 ही है, लेकिन y में देखो उसका इनिशियल पोजीशन y1 था और फाइनल पोजीशन y2 है, तो y में उसका कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, सिर्फ एक डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो जब डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वन डिमेंशन। एग्जांपल, मोशन अंडर ग्रेविटी, या फिर मोशन along inclined plane, ठीक है, टू डायमेंशनल, ठीक है। क्या हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक साथ दो डायमेंशन में चेंज होता है, जैसे मान लो, ठीक है, तो पॉइंट ए, ओके, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, देखिए ध्यान से, ठीक है, जैसे ही और ये अपना ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर, अब इसका कोऑर्डिनेट जैसे ऑब्जर्वर है, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया x y z, ठीक है, इसको क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट मिला x1 y1 z1, ठीक है, और इसको क्या किया है, क्लॉक सिस्टम दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम पास कर रहा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा, पास कर रहा, वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहां से कुछ यहां, ठीक है ना। और अगर आप वापस से इस ऑब्जर्वर को बोलेंगे इसका पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट दो, इसने कोऑर्डिनेट दिया x2 y2 z1, है ना, मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, x में अपना कोऑर्डिनेट चेंज किया, देखो ध्यान, पहले x1 पे था, बाद में x2 पे आया, y ने भी अपना कोऑर्डिनेट चेंज किया, पहले y1 पे था, अब y2 पे आ गया, है ना, लेकिन z पे, ठीक है,
जेड में इसने अपना कोऑर्डिनेट चेंज नहीं किया। अच्छा ये बात समझना बच्चे कि ये 3D है, ठीक है ना। जेड को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे 3 डायमेंशन हो जाएगा। 3 डायमेंशन चीज को हम, ये जो प्लेन है ब्लैक बोर्ड है ना, ये 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है कौन। तो ये मान के चलो कि उसने जेड में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो जेड में उसका कोऑर्डिनेट क्या है, चेंज नहीं, ठीक है ना। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, या फिर इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन। क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। ओके, अगर मैं बोलूं कि अगर if 2 ordinate changes simultaneously, 2 ordinates changes simultaneously ठीक है ना, with respect to time, okay, then the motion is 2-dimensional motion। एक साथ अगर वो 2 डायमेंशन में ट्रेवल करेगा, 2 डायमेंशन में उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। या फिर क्या बोलते हैं, और मोशन इन प्लेन, ठीक है। आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 4 और 5 समझ लो, 4 और 5 वो मोशन इन प्लेन पे है। बेस्ट एग्जांपल जो आपको पढ़ना है काफी डिटेल में, वो होता है पहला प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है सर्कुलर मोशन। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, क्लियर है। और अगर मुझे 3 डायमेंशनल मोशन को अगर डिफाइन करना हो तो कि ये हमें ज्यादा डिटेल में हमारे पास है नहीं सिलेबस में, 3 डायमेंशनल मोशन तो सिंपल सी बात है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और तीनों एक साथ चेंज कर रहा हो, एक्स भी चेंज कर रहा हो, वाई भी चेंज कर रहा हो, और जेड भी चेंज कर रहा हो, मतलब कि ये ए से गया ए डैश, ठीक है ना, ए से गया ए डैश पे, ए डैश का कोऑर्डिनेट जो है बच्चे वो है x1, ये मान लेते हैं x1, ये मान लेते हैं y1, ये मान लेते हैं z1, फाइनल जो हो गया वो हो गया x2 y2 z। किस तरह से आया, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल। ओके, एग्जांपल मोशन ऑफ फ्लाइट, या फिर मोशन ऑफ, ओके, इसका डेफिनेशन आप खुद से लिखेंगे, ठीक है ना, 2 का डेफिनेशन मैं लिख के दिया हूं, क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि ऑल 3 कोऑर्डिनेट, कैसा हो जाएगा, ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स changes simultaneously with respect to time, then the motion is 3 dimensional। इसको मोशन इन स्पेस भी बोला जाता है, स्पेस में ट्रैवल करता है ना। एक मक्खी अगर मान लो यहां से ऐसे उड़ी और ऐसे उड़े, तो ये एक्स में भी चली है, वाई में भी चली है ना, हाइट भी चेंज किया, और जेड तुम्हारे साइड भी आई, कुछ इस तरह से, है ना। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल। ओके, तो 3 तरह के मोशन होते हैं हमारे पास, 1D 2D और 3D। जैसे जैसे काइनेमेटिक्स में हम आगे बढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, याद रखिएगा, जिसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1D, फिर पढ़ेंगे 2D एंड 3D। हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि 3D के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो जनरलाइज सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका 1D 2D का कमांड हो गया तो 3D हो ही जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। बाकी हम जो भी निकालेंगे वो 3D में निकालेंगे, जो भी फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे, जो स्टडी करेंगे वो 3D पे भी बात। तो यहाँ तक की बातें लिखें, थोड़ा सा क्वेश्चन करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
क्वेश्चन, मान लो हमारे पास ये ट्रेन, ठीक है, इसमें यहां पर एक बच्चा, ठीक है, तो खड़ा, ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं रवि, ठीक है। यहां पर इसी प्लेटफॉर्म के सामने वाले वर्ग पे एक लड़की बैठी है, इसका नाम मान लेते हैं दीना, ठीक है। और यहां कहीं प्लेटफॉर्म पे ठीक है एक दूसरा बच्चा बैठा है मुकेश, ओके। और ये जो ट्रेन है ये कुछ इधर मूव कर रही है, इसी स्पीड मानो, ओके। और ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं तो यही होता है कि रेस्ट में है या मोशन में, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रवि के रिस्पेक्ट में, रवि के रिस्पेक्ट में दीना जो है वो रेस्ट में है या मोशन में? दीना, क्वेश्चन है, इज एट रेस्ट और मोशन, और मोशन with respect to first रवि, और दूसरा हमारा कौन है? दूसरा है मुकेश, ठीक है। तो समझो बच्चा, ऐसा तो आपको आंसर मालूम है कि भाई रवि बोला कि रवि के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और मुकेश उनकी बाहर अर्थ पे बैठा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। इस ट्रेन मूव कर रही है तो वो क्या देखेगा कि बिना भी मूव कर रहा और रवि भी मूव कर, तो समझ ले, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, देखो रवि के साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को जोड़ेंगे, ठीक है। रवि के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जोड़ेंगे, समझना। जैसे ही मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, रवि क्या है मेरा, रवि ऑब्जर्वर है, रवि ऑब्जर्वर है। और जैसे ही मैंने रवि को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, वो क्या करेगा, बीना को एक कोऑर्डिनेट दे देगा, है ना, एक्स वाई मान लेते हैं, सही है क्या। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये था फर्स्ट सिस्टम, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देते हैं मुकेश को, देखो ध्यान से, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं हम मुकेश को। तो जैसे ही हम मुकेश को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देंगे, ये भी क्या करेगा, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जर्वर, बात समझ आ रहा। अब ये क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा बिना को, तो ये क्या करेगा, इसको एक कोऑर्डिनेट दे देगा। अब इस बात सोचो कि क्या रवि जो कोऑर्डिनेट देगा और मुकेश जो कोऑर्डिनेट देगा, क्या दोनों सेम होंगे? लास्ट क्लास दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट देगा ना, तो इसके लिए डिस्टेंस कुछ हो जाएगा x1 और y1, इज इट राइट। अब अब मैं अगर देखूं तो जैसे जैसे ये कार ट्रैवल करेगी, ठीक है ना, जैसे जैसे ये कार ट्रैवल करेगी, मान लो ये कार ट्रैवल करके कुछ यहाँ पहुंचेगी, ठीक है ना, आगे बढ़ गई। एक बात सोचो बच्चे कि अगर ये कार या ट्रेन ट्रैवल करे, उसके साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ट्रैवल करे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो ऑब्जर्वर है रवि जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच, ये जो ऑब्जर्वर है रवि जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच है, ठीक है ना, वो कहाँ है, इस ट्रेन के अंदर। अगर ट्रेन मूव कर रहा तो रवि भी मूव कर रहा, जितने की स्पीड से रवि मूव कर रहा, सॉरी ट्रेन मूव कर रहा उतनी की स्पीड से रवि मूव कर रहा, साथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मूव कर रहा, साथ में ये भी मूव कर रहा। इनके अगर मैं कभी भी रवि से पूछूं, ठीक है ना, ये जब इसका कोऑर्डिनेट देगा तो हमेशा एक्स और वाई ही देगा, राइट।
समझा? इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो अभी क्या आंसर देगा? अभी देगा कि वो रेस्ट में, जबकि जैसे ये ट्रेन सोचो मूव करके थोड़ी आगे आ जाएगी इस तरह से, है ना, तो भाई इसके न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट से न्यूक्लियस मूव नहीं करता, न्यूक्लियस वहीं बैठा हुआ है, राइट? तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी वहीं करे। लेकिन अगर ये बिना की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट पहले x1 y1 था, अब क्या हो जाएगा x2, राइट? समझ आ रहा? देखिए ये अपना रवि था, ये अपना बीना था, है ना, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इससे इसका जो डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो ये तो हमेशा एक्स वाई ही रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन न्यूक्लियस से पहले x1 y1 था, बाद में क्या हो जाएगा x2 y। न्यूक्लियस क्या बोलेगा कि भाई इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, इसका मतलब ये कहाँ है? मोशन में है। तो ये क्या बोलेगा? इन मोशन, है ना? याद रखिए कि दुनिया में कोई एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, न तो दुनिया में कोई एब्सोल्यूट मोशन, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन और एब्सोल्यूट मोशन कंडीशन। किसी भी चीज का रेस्ट का कंडीशन डिफाइंड होना या मोशन के कंडीशन को डिफाइंड होना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको ऑब्जर्व किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हो। बात समझ आ रहा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन के, ठीक है? कीजिए यहाँ तक छोटा सा एग्जाम्पल था, आपका आंसर मालूम नहीं था, थोड़ा सा हमने पढ़ा उसको किस तरह से वर्ड में यूज करते हैं x1 y1 x2 y। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। सब कुछ ये जो पैरामीटर्स आप पढ़ रहे हैं इस तभी आपने 9th-10th में पढ़ा है, हम थोड़ा सा उसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। कुछ एक आध पॉइंट जो आपने 9th-10th में नहीं पढ़ा है हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। आइए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये x y ये z, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस पाथ को ट्रेवल कर, ठीक है, एक क्लॉक लगा दिया हमने इसके साथ, लगा दिया क्लॉक, ठीक है। अब ऐसा मानते हैं कि किसी टाइम पे वो ऑब्जेक्ट यहां पे, तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना, तो मूव कर रहा था किसी दूसरे टाइम t1 पे, मान लेते हैं किसी टाइम t1 पे वो कहां पर था? इस पोजीशन पे था i, ओके। और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ा, टाइम बीतता गया, ठीक है, किसी टाइम t2 पे, किसी टाइम t2 पे मान लेते हैं इस जगह पे था, इसको बोल लेते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर वही बेटा आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये अपना ऑब्जर्वर है। तो मैं अगर बोलूं कि भाई इसका कोऑर्डिनेट दो, ऑब्जर्वर क्या करेगा? पहले इनिशियल पोजीशन पूछूंगा तो बोलेगा भाई ये पहले x1 y1 कर, ठीक है। बाद में बोलूंगा कहाँ है तो बोलेगा x2 y2 कर, ठीक है। इसको मैं अगर जोड़ दूं तो ये मुझे मिलेगा पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सही है क्या? आर आई लिख देता हूं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूं, ठीक है ना, फिर मिलेगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, बन रहा। तो हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो हमने डिफाइन, आपने बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ा, और सिंपल सा डेफिनेशन टेक्निकल करने लेते हैं। डिफाइंड एज
चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन। ठीक है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन। चेंज चेंज जो होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं डेल से। इससे डेल से, डेल का अगर कहीं भी सिंबल रहेगा इसका मतलब वो क्या बता रहा है? चेंज। और चेंज का जो मीनिंग होता है मैथमेटिकल, वो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। गेटिंग माय पॉइंट? अब है कि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज को मैं लिखूंगा डेल से, और पोजीशन वेक्टर को हम जनरली आर से डिनोट करते हैं, तो डेल आर। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डेल आर। और ये होता क्या है? देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। सही है? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था मेरा? आर वेक्टर, वेक्टर का साइन, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था? आर आई, है ना? और ये क्या है? ये है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन। ये एंड ऑफ इनिशियल, हम सारे आगे करेंगे छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन ये अपने आप में काफी होता है डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कॉमन। ठीक है ना? तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर क्या था? आर आई डेल टी। ठीक है ना? कितने टाइम के बाद? डेल टी। पहला टाइम क्या था? T1। फाइनल टाइम क्या था? T2। तो डेल टी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T2 माइनस T1। डेल टी टाइम में क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से चलता हुआ कुछ यहां। So this is your initial position vector, this is your final position vector. Change in position vector, RF vector minus RI. This is called displacement. और क्लियर है क्या? अब अगर मैं लिखूं, देखो बच्चा, अगर मैं बोलूं कि आप RI वेक्टर लिखो, इनिशियल वेक्टर लिखना तो सिखाया था, आज भी सिखाया था। क्या इसका Z1 भी ले लो, X1 Y1 Z1 इधर X2 Y2 Z2, तीनों कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशन निकाल लेंगे। इनिशियल क्या हो जाएगा? देखो, तो X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? X2 I कैप प्लस Y2 K कैप प्लस Z2 K कैप। सही है? ठीक है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट फॉर्मूला। थोड़ा सा इसको अगर हम पॉइंट के साथ चले तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आर फाइनल क्या था मेरा इस सिचुएशन में? X2 आई कैप, देखिए ध्यान से, X2 आई कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप माइनस, सही है क्या? आर इनिशियल, आर इनिशियल क्या हो जाएगा? X1 आई कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1, सही है क्या? दिस इज योर, इसको मैं अगर लिखूं तो देखो ऐसा लिख सकता हूं, X2 माइनस X1 आई कैप कॉमन प्लस Y2 माइनस Y1
जे कैप कॉमन प्लस Z2 माइनस Z1 क्लियर है क्या? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान से देख, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आया कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में आया। क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से एक पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हुआ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। साथ में मैं ये भी बता सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर है तभी तो आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में फॉर्मूला आया। स्केलर होता तो स्केलर के पास डायरेक्शन होता ही नहीं है, स्केलर के पास ना आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है, उसके पास तो मैग्नीट्यूड होता है 2 4 5 10 15 1000 जो भी हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट लिखते चलेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल। ठीक है, यहां तक आप लिखोगे। डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कॉमन पोजीशन एनम। बाकी हम आगे और डिस्कस करेंगे इसको। चेंज का मतलब होता है डेल इसके पास फॉर्मूला। ओके, और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट। ओके, यहां तक की चीजें नोट डाउन, फिर आगे बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया डी वेक्टर, जिसको हम डेलार वेक्टर भी बोल रहे हैं। क्या आ गया? x2 माइनस x1 आई कैप, सही है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के। ठीक है, अब ये जो है हमारा ये, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। ये जो लाइन है ये क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हम शो कैसे करेंगे? तो ज्योमेट्रिकली कैसा? ये तो मैथमेटिकली हुआ, ये क्या हुआ? मैथमेटिकली। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं, ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिकली हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन। ठीक है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट join initial point and final point and mark arrow, है ना, वेक्टर साइन, मार्क एरो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। मतलब ये दिस इज योर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर। मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करना? ज्योमेट्रिकली यहां पे शो करना है, डायग्राम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा। बात समझ आ रहा? और क्या करूंगा? मार्क करूंगा एरो, एरो का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर आ रहा है दिस इज योर टेलर, लॉजिक क्लियर? दिस इज योर मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है।
और ज्योमेट्रिकली जब उसे डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा देखो, अगर आपने डायग्राम रिप्रेजेंट करना सीख गया ना, तो देखो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वहां से भी आता है डेला। देखो ध्यान से, किसी को याद है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? मैंने बोला था कि वेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बिना वेक्टर के आप एनालिटिक्स में दिक्कत जाएगी, तो वेक्टर जरूर अच्छे से करो। मैं वापस से करता हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता था? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता है किसी ट्रायंगल के दो साइड, है ना, टेकन इन द सेम ऑर्डर, है ना, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज द रिजल्टेंट टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या मैं, देखो जिसको याद होगा वो समझेगा ये, क्या मैं लिख सकता हूं आर इनिशियल प्लस डेला इज इक्वल टू आर फाइनल? आर इनिशियल प्लस डेला इज इक्वल टू आर फाइनल, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इससे लिख रहा हूं स्टेटमेंट। सो क्या मैं डेल आर को लिख सकता हूं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल? यही तो डेफिनेशन था डिस्प्लेसमेंट का, जहां से हमने स्टार्ट किया, चेंज इन पोजीशन। ये रहेगा जो वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से सोचे तो भी आता है, ठीक है, वो अपना डायग्राम, ठीक है। मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, राइट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है ना, तो डी वेक्टर क्या था? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1, ठीक है। और मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, जो वेक्टर अच्छे से किया होगा उनको मालूम होगा, मैग्नीट्यूड होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का मैग्नीट्यूड। getting my point? Okay, for one dimensional motion, ये आपका यूनिट है, वन डायमेंशनल मोशन और मोशन अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन। तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? अभी होता है एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ठीक है ना। y तो क्या होता है? कांस्टेंट। तो मान लेते हैं लेट y1 इज इक्वल टू y2, कोई चेंज नहीं, एंड z1 इज इक्वल टू z2, मतलब y में कोई चेंज नहीं हुआ और z में भी कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज कहां हुआ? x1 से कहा गया x2, राइट। तो सोचो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डेल आर वेक्टर इज x2 माइनस x1 आई कैप, राइट। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चा, अगर किसको याद है तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x2 माइनस, ओके। यहाँ तक की चीजें देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट का वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, और साथ में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और एवरेज स्पीड, ओके। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि वेक्टर को जरूर रिवाइज करो, बिना वेक्टर के आपको काइनेमेटिक्स का 100% डेप्थ में जाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर के वीडियोस को देखिए, वेक्टर के लेक्चर्स स्टार्ट कीजिए,
अच्छे से उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जरूर सॉल्व कीजिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए वेक्टर का, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें न्यूमेरिकल्स मिलेगा, हमें वेक्टर अप्रोच हमारा क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए थैंक यू।